हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक्सर क्लासेस। और आज की जो वीडियो है वो है 11th क्लास जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में कॉमर्स लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही कॉमर्स लिया होगा, ऐसे तो लिया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कॉमर्स उनके लिए एक न्यू कोर्स भी है और इसमें सब्जेक्ट जो कि वो पहली बार पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंट। ठीक है, अकाउंटेंसी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि कोई भी चैप्टर आप कर लो, आप कोई सा भी चैप्टर कर लो, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाता है फिर आप सारे चैप्टर्स को कर सकते हो, जो भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, सारे चैप्टर्स को आप कर सकते हो, सभी का एक ही तरफ से आ जाता है बेसिक। ठीक है सॉरी। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, अब चाहे वो मेरे क्लासेस ले रहे हों, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर दोबारा उन्हें बेसिक कराने में प्रॉब्लम होती है कि बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जाए। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो बनाई है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में क्लासेस ज्वाइन की है और उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो यकीन मानिए आपसे सारे चैप्टर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके समझ में आ जाएगी। और जब अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अकाउंट्स हो या आपने मैथ्स ली हो, इन दोनों की खासियत ये है कि इन्हें एक बार करके छोड़ नहीं सकते, ये प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी अकाउंटेंसी और मैथ्स जो है प्रॉपर, कह दो कि आप उसमें धीरे धीरे माहिर हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो दिक्कत हो सकती है। तब आपका सवाल ये भी होगा कि हमें कितने घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप डेली कम से कम अकाउंटेंसी में 2 घंटे तो दीजिए और उन सारे क्वेश्चंस को करिए। चाहे आप कहीं भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ रहे हो, कहीं भी आप, तो जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उसके एक बार जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी, नई नई चीज़ें समझ में आएगी, तो आपका काम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें मुझे आपको बताने थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मेरा जो इस वीडियो में मेन मोटिव ये है कि आपको बेसिक कराना। जब आप बेसिक कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका अकाउंटेंसी जो है 60 to 70% आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के जो 30% है वो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके या 1-2 बार उस चीज़ को रिवाइज़ करके आप जो है कर सकते हो। अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई होगी। तो जिन भी आपके दोस्त वगैरह जिनको अकाउंटेंसी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है या उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो देख के जो है वो अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ना ज़्यादा टाइम लगाते हुए हम अपने उस मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट द मीन ऑफ अकाउंटिंग, कि ये अकाउंटिंग नाम की चीज़ क्या है ये अकाउंटिंग। तो देखिए, अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में बात करें, अगर सपोज़ करो मुझे अकाउंट्स का ये नहीं आता और किसी ने मुझे पूछ लिया कि बताइए अकाउंटिंग होती क्या है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमें जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये एक आर्ट है, जिसका मतलब ये है कि हर कोई इंसान इसको नहीं कर सकता। इसको वही कर सकता है जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो, प्रॉपर प्रैक्टिस हो, अदरवाइज़ और कोई इसे नहीं कर सकता। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक आर्ट की क्या खासियत है, यानी एक कला, एक कलाकार जो होता है, जो आर्टिस्ट जिसे हम बोलते हैं, एक पेंटर है, पेंटर की क्या खासियत है, पेंटिंग करना।
अगर हमसे अगर कहे कि भाई तू पेंटिंग करके दिखा, तो क्या मैं पेंटिंग कर पाऊँगा? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो उसमें प्रैक्टिस भी नहीं है और ना इतना मुझे नॉलेज है कौन सा कलर क्या यूज़ करना है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ अकाउंटिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो बट आप लिख सकते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। ठीक है, कोई बुक में आपके लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही पहला है समराइजिंग। ठीक है, यानी समराइजिंग, ये जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको बुक में पहले ही लाइन में मेंशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें का एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमें जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं। अब बताइए एक बिज़नेस है, चलिए मैं बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा बता दूँ। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस जो है, अगर आपसे पूछे बिज़नेस क्या है, बिज़नेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट या ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? मोटिव जो है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, क्या कमाना? प्रॉफिट। उसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा प्रॉफिट कमाना। तो बिज़नेस मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? किसी भी बिज़नेस, जो भी हम बिज़नेस करते हैं, कितने टाइप्स के बिज़नेस होते हैं? एक बिज़नेस होता है वो बिज़नेस जिसका काम है पहले मैन्युफैक्चरिंग करना, सामान को बनाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वो सेल करेगा, एक बिज़नेस तो ये है। दूसरा हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? मैंने दूसरे से 5 रुपये में कोई सामान ख़रीदा और नेक्स्ट मैंने किसी अदर पर्सन को उसे 7 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब मैं अगर उसे 7 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जबकि मैंने कुछ नहीं लगाया, बस थर्ड पर्सन बन के मैंने इसको इस तरीके से बेचा। इसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है, क्योंकि इसका काम प्रोडक्शन करना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो ये कर रहा है ना, और मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रहा है। एक बिज़नेस तो ये हो गया। दूसरा बिज़नेस ट्रेड हो गया। ठीक है, जिसमें उसे अपना प्रोडक्शन नहीं करना, उसे आप सपोज़ करो इसी बंदे से अगर ये सामान ख़रीद के ला रहा है और किसी दूसरे पर्सन को बेच रहा है। ठीक है, ए से ख़रीद के लाया 5 रुपये में और इसे बी को बेच दिया 7 रुपये में, तो इसका मतलब है कि बिज़नेस को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक यूनिट को बेच के। तो अगर उसने लाखों यूनिट बेचा हुआ तो ऑब्वियसली उसको लाखों का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक ये बिज़नेस है। अब इसी सारे बिज़नेस में कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। अब बोलोगे सर क्या रिकॉर्ड करना है? हमें रिकॉर्ड ये करना है कि आपने कितना सामान बनाया। सपोज़ करो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल लेके आए होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल लेके आए होंगे। अब उस रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि तभी तो पता चलेगा कि हमने कितने का सामान रॉ मटेरियल लाया और फिर हमने उसको कितने में बना के तैयार किया। अब ये रॉ मटेरियल आपने कैश में लाया होगा या आपने उधार लाया होगा, जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मतलब उधार में आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हो। ठीक है, अब इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान दिमाग में कितनी चीज़ें रख लेगा याद, ज़्यादा याद नहीं रख पाएगा, इसीलिए उसे एक कॉपी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब वो कॉपी में जो रिकॉर्ड कर रहा है अच्छे तरीके से कि कितना एसेट आया, कितनी लायबिलिटी आई, कितना कैपिटल आया, कितना एसेट आया, कितना कैपिटल हमारे पास पड़ा है, कितना हमारे पास लायबिलिटी है, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग। पुराने टाइम में जो मुनीम होते थे, जो मुनीम आप देखते होंगे टोपी पहनता था, चश्मा लगाता था, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, उसे ही अकाउंटेंट कहते थे। वो भी तो यही काम करता था कि किसी सुनार के दुकान पर या किसी ज़मींदार के यहाँ काम करता था और उसके सारे खातों को देखता था। खाता मतलब अकाउंट्स ही तो होता है। अगर आप हिंदी में अकाउंट को पढ़ेंगे तो अकाउंट को खाता कहते हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि किससे मुझे कितना रुपए लेना है और किसको कितना देना है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है ना, उसी को तो हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है इसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन।
व्हाट द मीन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये भी वर्ड आपको आपकी बुक में मिलेगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कंपनी में जो भी लेन देन हुआ है, लेन देन, कितना आपने खरीदा और कितना आपने सेल किया, यानी कितना आपने परचेज किया, किससे किया और कितना आपने सेल किया। अब परचेज या तो आपने कैश में किया होगा या आपने उधार किया होगा, और उधार को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और सेल भी जो है या तो हमने कैश में बेचा होगा या हमने इसे उधार बेचा होगा, यानी क्रेडिट। तो इन सारी चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो ये जो बिज़नेस यानी बिज़नेस में जो भी लेन देन होता है उसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब सिर्फ मोटिव लेके तो नहीं बैठ सकते कि प्रॉफिट कमाया। देखो कोई भी कंपनी है, आपका ही रिज़ल्ट है, आपका रिज़ल्ट एक बार ही निकलता है ईयरली, यानी बच्चा पूरी साल क्या कितनी मेहनत किया, किस तरीके से मेहनत किया, उसे एक साल के एंड में एक एग्ज़ाम के थ्रू पता चल जाता है। वैसे ही किसी बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो हम एक साल के बाद कैलकुलेट करते हैं, और वो साल होता है 31 मार्च का। इसमें कोई भी बिज़नेस शुरू होता है तो 2 ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, आप ये कॉपी में लिख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर, जिसका मतलब है 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू होगा और इसका जो महीना ख़त्म होगा 12वां, वो 31 मार्च को ख़त्म होगा अगले साल में। अगर मैंने 2022 में बिज़नेस शुरू किया है तो ये 31 मार्च जो है वो 2023 में होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है वो ऐसा होता है 2022 से 23, बिकॉज़ जो 31 मार्च है वो 2023 में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे 2022-23 कहते हैं। तो इसीलिए कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ या एक साल में हमारी कंपनी क्या पोजीशन पे रही, इन सभी का पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप साथ साथ इसे रिकॉर्ड कर भी रहे होंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर आपने इसे अपनी नोटबुक में नहीं लिखा, नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं आप ये देख लो कि आप एक मूवी देख रहे हो जो भी 1 घंटे 2 घंटे की है, और उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी है वो इन 3 चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहेगा, एसेट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 आपका कैपिटल, मीन्स सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, ओके। 3 चीज़ों को अगर आप सीख लेते हो, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो समझ जाइए आपको अकाउंट्स में 60% तो समझ लीजिए आपको अकाउंटेंसी समझ में आ गई। बाकी की 40% आपको तब समझ में आएगी जब इसी को आप अप्लाई करोगे सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे ज़ीरो हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और उन्हें अकाउंट्स में कुछ नहीं आता है, वो ये वीडियो देख लेंगे ना, यकीन मानो उनको कम से कम 60% तो समझ में आ जाएगा। और जब वो ये चीज़ समझ में आ जाएगा और फिर उन्हें वो चैप्टर में अप्लाई करेंगे। अब देखो कोई भी टीचर अब बोलेगा कि इसे एसेट में लिखो, अब मैं बोलूँगा कि एसेट क्या चीज़ होती है, कि मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। जब तक मुझे ये बेसिक चीज़ नहीं पता होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही, एक तरीके से समझ लो, दिमाग की ज़रूरत होती है या फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी आपसे कहूँगा आप इसे अच्छे से फोकस करिए और इन सारे टर्म्स को सीखिए। सबसे पहला
वर्ड आ जाता है एसेट। पहली चीज़ अगर वॉइस अगर आप देखोगे कि एसेट बोल रहा हूँ मैं एसेट्स नहीं, ठीक है ना, एसेट्स बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप वर्ड सुनिए, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या होती है किसी भी कंपनी में, क्योंकि आप देखिए आपको ना कुछ वर्ड आपको मिलेगा, इंटरप्राइजेस, ठीक है, या इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो कंपनी, या इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो फर्म, या इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस, ठीक है। एसेट का मतलब है वो सारी प्रॉपर्टीज़ का मतलब संपत्ति है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एसेट का मतलब है कि कंपनी की प्रॉपर्टी या फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस की प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। अगर आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास फ्रिज है, जो भी चीज़ है वो आपकी प्रॉपर्टी तो है, वो आपकी संपत्ति तो है, लेकिन वो आपकी पर्सनल संपत्ति होगी। अगर कोई भी फर्म की संपत्ति है या फर्म का या बिज़नेस का, कोई आप कुछ भी वर्ड यूज़ करो, बिज़नेस की प्रॉपर्टी जिसे वो फ्यूचर में कभी भी सेल कर सकता है और उससे अर्निंग कर सकता है। अर्निंग मतलब आप समझ जाइए कि उससे वो प्रॉफिट कमा सकता है, उसको एसेट कहते हैं, ठीक है। यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी जिसे वो फ्यूचर में कभी भी सेल कर सकता है और उससे प्रॉफिट कमा सकता है, इनकम कमा सकता है, उसी को एसेट कहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, अच्छा बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में एक वर्ड है कि इकोनॉमी एक्टिविटी के पर्पस से, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप समझिए कि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती क्या है। देखो दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इसको भी आप क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको जो बेसिक टर्म्स आपके आएंगे तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। एक होता है इकोनॉमी एक्टिविटी, ठीक है, और एक होता है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, अब इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारे एक्टिविटी जो एक तरीके से अर्निंग के लिए किए जाते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, अर्निंग व्हाट, मनी, यानी वो सारी एक्टिविटी जो मनी के लिए किए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। तो वर्ड आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में जो वर्ड लिखा है ये एक प्रॉपर्टी जो है एक इकोनॉमी एक्टिविटी का पार्ट होती है जिसे वो फ्यूचर में कभी भी सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। अब आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि अगर मैं कपड़े लेकर आया खुद के पहनने के लिए, और मैं किसी को सेल थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी का पार्ट कि मैं अपने लिए लेके आया हूँ, अपने पर्सनल के चीज़ के लिए, इसको कहीं मैं यूज़ या इसे बेच नहीं रहा। वही अगर एक कंपनी या एक शॉप मैंने ओपन की और शॉप मेरी सपोज़ करो क्लॉथ की है, कपड़े का है, तो मैं जो कपड़ा लेके आऊँगा उसे मैं अपने लिए थोड़ी लाऊँगा, उसे तो बेचूँगा और बेच के क्या कमाऊँगा, मनी। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कहलाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम फ्यूचर में कभी भी सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एसेट का मतलब समझ में आया आपको कि एसेट क्या होती है, वो सारी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में हम इसे सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं और ये इकोनॉमी एक्टिविटी का पार्ट होती है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें पढ़ें कि कितने टाइप्स के एसेट होते हैं, अगर हमने मीनिंग समझ में आ गया तो एसेट की कैटेगरी समझिए कि एसेट की कैटेगरी क्या है। तो इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं करंट एसेट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरे को कहते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है, हाँ जी, ये नॉन करंट एसेट है। आप ये कह सकते हो कि ये फिक्स एसेट के अंदर काउंट होगा, इसे हम फिक्स एसेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
नॉन करंट एसेट ही फिक्स एसेट है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये करंट एसेट क्या होता है और नॉन करंट एसेट क्या होता है। तो करंट एसेट मतलब वो एसेट, यानी which assets converted into cash within 12 months, या आप कह लो 1 साल। वो सारे एसेट या सारी प्रॉपर्टी जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कैश में बेच बाच के ख़त्म कर देते हैं, उसे रखते नहीं अपने पास, उसको तुरंत के तुरंत बेच देते हैं और बेच करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए ना कि कोई भी चीज़ मैं लाया उसको तुरंत बेचना है। तुरंत बेचने का मतलब है 12 महीने के अंदर अंदर ही बेच के ख़त्म करो और उससे प्रॉफिट कमा लो। ठीक है, वही हम ये कह सकते हैं, या मनी कमा लो, कुछ भी कह लो, वर्ड वही है। तो करंट एसेट वो एसेट होता है जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। अब जादू से नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है, उसको सेल करना है। ठीक है, और सेल करके जो भी हमारा अर्निंग होगा वो 1 साल के अंदर अंदर हो, तो वो करंट एसेट को बेच के कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या है जो करंट एसेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या चीज़ होती हैं जो करंट एसेट के अंदर में आते हैं। तो करंट एसेट के एग्जाम्पल हैं, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले खुद कैश। बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो ऑलरेडी कैश ही है, तो इसीलिए इसको करंट एसेट बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछे कैश क्या है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, तो आपने जवाब देना है ये करंट एसेट है, यानी ये बिजनेस का करंट एसेट है। ठीक है, बैंक में जो पड़ा पैसा है वो भी बिजनेस का है, तो इसीलिए ये भी करंट एसेट में शामिल होता है। थर्ड इज डेटर। याद रखना, मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ DEBTOR, ऐसे अगर हम इसे पढ़ें डेप्टर, बट एक्चुअली में बी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसीलिए हम जो इसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटर, लेकिन लिखेंगे तो बी ऑलरेडी। ठीक है, अब ये डेटर कौन होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो 1 घंटे की जाएगी, लेकिन 1 घंटे की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप समझिए डेटर क्या है। डेटर वो इंसान है जिसको कंपनी उधार बेचती है, उधार सेल करती है। ठीक है, यानी डेटर वो इंसान हो गया, समझिए ये कंपनी है या आपकी शॉप है, कुछ भी समझिए। आपने किसी मिस्टर मोहित को, चलो मैं ये लिख देता हूँ, मिस्टर मोहित, इसको आपने सेल किया और कहा कि भाई कितने का सेल किया, 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का जो है सेल किया आपने, 1 लाख रुपीज़ का आपने सेल किया, और इससे कहा कि भाई ये जो पैसा है तुम मुझे 1 साल के अंदर अंदर लौटा दियो। ठीक है, अगर ये कैश में बेच देता तो दिक्कत ही क्या थी भाई। कैश में सेल करना सिंपल सा है कि भाई सामने वाले से पैसा लो और उसको सामान बेच दो। लेकिन अगर सामने वाला हमसे टाइम मांग रहा है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको 2 महीने 3 महीने में दे दूंगा, तो उस केस में उस इंसान को हम डेटर बोलते हैं, क्योंकि वो अभी पेमेंट ना करके बाद में कर रहा है। ठीक है, तो डेटर वो इंसान होता है जिसको हम उधार सेल करते हैं और वो उसकी पेमेंट बाद में करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि डेटर वो होता है जिसको हम उधार सेल करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, इस वर्ड को भी आपने थोड़ा सा समझना है कि बिल रिसीवेबल होता है क्या है। ठीक है, बिल रिसीवेबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में BR भी बोलते हैं, BR यानी बिल रिसीवेबल। अब इसका मतलब भी समझ जाइए कि ये होता क्या है।
अब देखिए ये मोहित मेरे पास आया, मैं मोहित को जानता नहीं हूँ और इसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदना था। तो मैं क्या करूँगा, एक बिल बनाऊँगा क्योंकि मैं इसे जानता नहीं हूँ, और उस बिल पर ये लिख दूँगा कि मुझसे मोहित ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है और ये मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देगा। उसके बाद मैं इससे अपना साइन और उसके भी साइन करवा लेता हूँ, दोनों के साइन हो गए। और ये बिल जो है शॉपकीपर अपने पास रखता है, यानी कंपनी अपने पास रखेगी। तो डेटर पे जो बिल बनाया गया, यानी इस मोहित पे जो बिल बनाया गया उसको कहते हैं बिल रिसेबल यानी BR। अब क्या करेगा मोहित, 3 महीने बाद मोहित जब इस शॉपकीपर को पेमेंट कर देगा तो बदले में ये शॉपकीपर इसको बिल लौटा देगा, ठीक है। और अगर मोहित ने ऐसा नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उस पर केस फाइल हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी हो सकती है इस बिल का, आप बैंक से इसे डिस्काउंट भी करा सकते हो। जैसे आप चेक बैंक से डिस्काउंट कराते हो ना, आप चेक लेके जाते हो और उसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हो, ऐसे इस बिल का भी है, लेकिन इसके बदले आपको थोड़ा डिस्काउंट पे करना पड़ता है। इसको हम उसमें पढ़ सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये आपका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस बारे में हम वहाँ बात करें तो शायद अच्छा रहेगा। फ़िलहाल हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बेसिक पे ही अपना फोकस रहे। तो बिल रिसेबल हो गया, ठीक है। एक वर्ड आपको मिलेगा प्रीपेड, प्रीपेड। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, एडवांस पेड, ठीक है। जब भी हम कोई भी एडवांस में पेमेंट करते हैं तो वो आपका करंट एसेट बन जाता है। एडवांस में पेमेंट का मतलब ये है कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगर किसी ने, या हम सपोज करो मैंने, कंपनी ने किसी को एडवांस पे कर दिया सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का एंड दिसंबर का, 4 महीने का एडवांस पे कर दिया, तो वो जो एडवांस पे किया है ना उसी को बोलते हैं प्रीपेड। प्री मतलब पहले, पे मतलब पे कर देना, ठीक है, प्रीपेड। तो कौन कौन से करंट एसेट हैं, एक बार मैं दोबारा काउंट कर देता हूँ। कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसेबल, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस, या हम इसे एडवांस पेड भी कहते हैं। ये कुछ छोटे से बेसिक पॉइंट्स थे जो हम ये बता सकते हैं कि ये आपका करंट एसेट है। बाकी के और भी पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में भी, और सबसे मेन चीज़ जिसको हम तो भूल ही गए, स्टॉक यानी गुड्स, ये तो मैं लिखना ही भूल गया जो कि मेन था, यस गुड्स। अब ये गुड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी समझिए। अब बताइए, किसी भी कंपनी का जिस चीज़ का बिज़नेस होता है उसको गुड्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ इस शॉप का, ये शॉप है, ये क्लॉथ का बिज़नेस है, क्लॉथ कपड़े का बिज़नेस है, तो इसके लिए जो कपड़ा है ना वो गुड्स है, ठीक है। और जब हम इसे लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक करके रख देते हैं तो उसको स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखना, ठीक है, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से लिंक ही है। तो जिस कंपनी का जिस चीज़ का बिज़नेस होता है, किसी का कपड़े का बिज़नेस है उसके लिए कपड़ा गुड्स है, किसी का फर्नीचर से रिलेटेड बिज़नेस है तो उसका जो है फर्नीचर जो है गुड्स है। मतलब जिस चीज़ का जिसका बिज़नेस होगा, किसी का स्टेशनरी का बिज़नेस है तो उसके लिए कॉपी रजिस्टर्स वगैरह वो सारे गुड्स हैं, ठीक है, जिन्हें वो बेच करके 1 महीने के अंदर फटाफट बेचे और फटाफट कैश में कन्वर्ट कर दे। यही तो मतलब था, मैंने आपको क्या बोला था, जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दें, तो फटाफट बेचो और फटाफट उसे कैश में कन्वर्ट कर लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एज अ करेंट एसेट, ठीक है। चलिए, मेरा ध्यान स्टॉक की तरफ था, लेकिन अभी जो मीनिंग मैंने बताया वो करंट एसेट के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो करंट एसेट का आप सारा मतलब आप समझ चुके हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे कोई भी पूछे कि बताइए सर करंट एसेट के एग्जांपल, तो आप आराम से बता देना सर कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवर एंड प्रीपेड एंड स्टॉक यानी गुड्स। और इसे करंट एसेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन करंट एसेट। चलिए इसके बारे में भी हम सीख लेते हैं। नॉन करंट एसेट, ठीक है।
अब नॉन करेंट एसेट का मीनिंग अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मीनिंग तो लिख सकता हूँ, मीनिंग में क्या दिक्कत है, मीनिंग लिख देते हैं। इसी का उल्टा समझ लो, जिनको हम नॉट कन्वर्टेड, यहाँ लिख देते हैं नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 12 मंथ, विद इन अ 12 मंथ, ठीक है। जिन्हें एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, देख लेना, जिन्हें हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते उसको कहते हैं हम नॉन करेंट एसेट। समझ में आया? क्योंकि जिसको कन्वर्ट कर देते हैं वो तो हो गया करेंट एसेट, जिसको कन्वर्ट नहीं करते वो हो जाता है नॉन करेंट एसेट, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नॉन करेंट एसेट, या हम इसे कह सकते हैं फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। एसेट विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, ठीक है, कॉल्ड अ नॉन करेंट एसेट। अब इसके दो पार्ट हो गए, इसको भी दो पार्टों में बांट देते हैं, ठीक है, एक एंड नेक्स्ट इज दिस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हमने बांट दिया टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, और एक को हमने बांट दिया इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। यानी फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट जिसके दो पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम देख सकते हैं, सीन यानी देख सकते हैं, एंड टच यानी छू सकते हैं, ठीक है। यानी जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट कहते हैं, और जिसको ना ही हम देख सकते हैं, नॉट सीन एंड टच, ठीक है, कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। अब ऐसे भी कोई एसेट है जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते फिर भी वो एसेट है, ऐसे हमारी नज़रों में है, बिल्कुल है, हम वो भी अभी बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला आ जाता है बिल्डिंग। बिजनेस कोई भी बिल्डिंग खरीदती है या कंपनी कोई भी बिल्डिंग खरीदती है उसको बेचने के लिए नहीं, उसको यूज़ करने के लिए, उसमें प्रोडक्शन करने के लिए या उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग खरीदती है। बिल्डिंग बेचती कब है? जब उसको लगता है कि उसे अपनी कंपनी को बड़ा करना है, तब वो बिल्डिंग को बेच देती है, ठीक है। तब तक वो बिल्डिंग जो है एज अ यूज़ में ला रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, इसीलिए ये फिक्स एसेट है। और इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसीलिए ये फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फर्नीचर, फर्नीचर, आपने फर्नीचर भी जो है वो भी आपका फिक्स एसेट के अंदर आ जाता है। मशीनरी जिससे प्रोडक्शन होगा, तो हम इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि सेल करने के लिए, इसीलिए इसे हम किस में रखेंगे? टेंजिबल एसेट में। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कार, ठीक है, ये सारे, लैंड हो गया, ज़मीन, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? एज अ पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नंबर 1 आ जाता है गुडविल, ठीक है, नंबर 1 इज गुडविल, ठीक है। अभी गुडविल क्या होता है? गुडविल समझिए ये एक ब्रांड है, मार्केट में जिस कंपनी का ब्रांड, जिसके वजह से वो सेल हो रही है इतनी ज़्यादा, उसको ब्रांड कहते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दीजिए। चलो तो फिर हम इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आप देखिए, ये एक नॉर्मल शॉप है और ये देखिए 2 शॉप है। चलो इसको हम बना देते हैं हल्दीराम का शॉप, ये है हल्दीराम, और ये है नॉर्मल शॉप जिस पे एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि किसी भी राम स्वीट्स, ठीक है, लो, यानी एक सिंपल सा है, और इसमें हल्दीराम का टैग लगा हुआ है। आप ये बताइए,
हल्दीराम के टैग की वजह से इसकी सेल ज़्यादा हो रही है और ये महंगे भी बेच रहा है ना। तो आप ये बताइए, अगर एक नॉर्मल दुकान है जिसमें सामान बिक भी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, उसे लग रहा है कि लोकल शॉप है, ठीक है, तो लोग कम खरीद रहे हैं, ठीक है, सेल तो हो रही है लेकिन कम हो रही है और इसकी सेल हाई हो रही है। उसकी वजह क्या है? हल्दीराम का ट्रस्ट। अब हल्दीराम को तो हमने देखा नहीं है, तो ये जो हल्दीराम है ये क्या है? ब्रांड है, जिसके वजह से इसकी सेल बढ़ रही है और ये प्राइस भी बढ़ा के बेच रहा है। तो इसको प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? इस ब्रांड की वजह से, इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल कहते हैं। और कहाँ हल्दीराम को आपने देखा हुआ है? नहीं देखा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हल्दीराम जो है आपका इसका पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गुडविल समझ में आया, किसी का ब्रांड। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? आप देखिए, शूज़ है, शूज़ पे ऐसे साइन होता है तो हम समझ लेते हैं ये नाइकी के शूज़ है ना। कैसे समझ गए? उसके साइन की वजह से, ठीक है। तो ये जो साइन है ये भी कहीं ना कहीं ब्रांड बता देता है कि हाँ जी ये जो है इस कंपनी का ब्रांड, इसी को कहते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। थर्ड इज सॉफ्टवेयर। देखा, आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया तो आपको बताते हैं कि कंप्यूटर में दो होते हैं पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये एक ही तरफ इशारा करते हैं एज अ इंटेंजिबल एसेट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि टेंजिबल एसेट क्या होती है और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ एक एसेट के बारे में ही पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है जनाब। अभी तो हमने सिर्फ एसेट ही कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अभी हमने कंप्लीट करना है व्हाट एज अ लायबिलिटी। चलिए इसके बारे में भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यार, मैं आपको एक ही वीडियो में जो है पूरा बेसिक समझा दे रहा हूँ, आपको दोबारा कोई पार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियोज़ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी आप समझिए कि कंपनी के लोन या बोरोइंग्स आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी बिज़नेस है, अब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो हमें भी पता है कि भाई मनी जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करने पड़ती है। अब सपोज़ करिए मैंने इस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, यस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर साथ साथ कैपिटल के बारे में भी बता ही देता हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ कर ही रहे हैं छोटा सा, कैपिटल का मतलब होता है बिज़नेस में आप जो भी पैसा लगाते हो उसको कैपिटल कहते हैं, यानी मनी विच आर invested in business called capital, ठीक है। यानी जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। अगर मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो मेरा कैपिटल अमाउंट कितना हो गया? मेरा कैपिटल अमाउंट हो गया जी 10 लाख, ठीक है। तो आप ही बताइए कि अगर मैं बिज़नेस में पैसा लगाता हूँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने पूरे पैसे लगा दिए फिर भी मुझे नीड है, यानी मुझे कंपनी में 25 लाख रुपए लगाने थे, मैंने अभी सिर्फ 10 लाख ही लगाया, इसका मतलब बाकी के कितने बचे? इतना लगाना था, यानी इतना टोटल इन्वेस्ट करना था। ये इन्वेस्ट अमाउंट है टोटल, और मैंने कितना इन्वेस्ट किया है? मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो अभी 10 किया है, 15 लाख अभी भी बाकी है। अब 15 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं बोरोइंग्स करूँगा, यानी उधार मांगूंगा किसी ना किसी से, है ना, और इस उधार की पेमेंट मुझे फ्यूचर में करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी का मतलब वही होता है कि वो पैसा जो आपने किसी से उधार लिया है जिसको आपको पे करना है उसको लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी लायबिलिटी का मतलब हो गया कि बोरोइंग्स वगैरह जो कंपनी में होते हैं जिनको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। अभी तो आपने उधार ले लिया
बाद में आप जिसकी पेमेंट करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो आई होप आपको लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया हो। देखो, लायबिलिटी हर एक बिजनेस में होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप किसी से उधार ज़्यादा मत लीजिए, आप उधार उतना ही लीजिए जितना आपकी कंपनी सफिशिएंट हो सकती है, ठीक है। अब आप 1 करोड़ का उधार ले रहे हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए 25 लाख की ज़रूरत था, बाकी के आपने क्यों लिए हैं 75 लाख। तो आप उधार लोगे तो आपको पता है ना, इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो इसीलिए जो भी बोरोइंग्स वगैरह ली जाती है वो उतनी ही ली जाती है जितना सफिशिएंट हो, और जितना कम लो उतना अच्छा है, ठीक है। उधार तो चलेगा, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने टाइप्स के होते हैं लायबिलिटी। तो अगर मैं लायबिलिटी को अगर डिफाइन करूँ तो लायबिलिटी आप समझिए ये भी 2 टाइप की होती है, कि एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे एसेट में पढ़ा था ना, ऐसे ही। तो करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसकी पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर, ठीक है, या आप कह लो 12 मंथ्स, ठीक है। यानी जिसकी पेमेंट आपने 12 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी आपने उधार लिया है उसकी पेमेंट आप अगर 1 साल के अंदर अंदर करोगे तो ऐसे लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका नाम आ जाता है क्रेडिटर का, ठीक है। अब ये क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसने मुझे उधार सामान बेचा ताकि मैं उस सामान को आगे किसी को बेच के प्रॉफिट कमा के वापस से पैसा मैं उस इंसान को दे दूं जिससे मैंने ख़रीदा है। सपोज़ करिए ये कंपनी है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कंपनी ने पहले किसी से ख़रीदा, समझिए मिस्टर बी से ख़रीदा, मिस बी से परचेज़ किया, ठीक है, कैसे? उधार। तो कंपनी अगर किसी से उधार खरीदती है, समझिए ये बिज़नेस है, अगर कंपनी ने किसी से उधार खरीदा तो उसको कहते हैं क्रेडिटर। आप फ़र्क समझिए। और अगर बिज़नेस आगे चल के किसी को उधार बेचता है, सपोज़ करिए मैंने मिस्टर जेड को बेचा, सेल किया, ठीक है, वो भी कैसे? उधार, ठीक है ना, जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, यस। तो हम उस केस में उसको क्या बोलेंगे? ही इज़ अ डेटर। तो फ़र्क समझिए, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और डेटर आपका एसेट होता है। तो हम जिसको उधार बेचेंगे यानी सेल करेंगे तो डेटर, और जिससे खरीदेंगे वो हमारा है क्रेडिटर। इसीलिए क्रेडिटर जो है एज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। और क्रेडिटर भी जब हम पे बिल बनाएगा ना उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। जैसे डेटर पे बिल बनाया था, अगर आपको फोकस हो तो ऐसे ही क्रेडिटर हम पे बिल बनाकर वो बिल अपने पास रख लेता है ताकि फ्यूचर में जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो वो बिल हमें वापस कर देगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकाल लेना। यानी बैंक में आपके पास 10,000 रुपये थे और आपने 12,000 रुपये निकाल लिए, तो बैंक आपके अकाउंट में 2,000 रुपये माइनस में कर देगा, ठीक है, 2,000 रुपये माइनस में कर देगा कि अगर जब भी आप फ्यूचर में पैसा निकालोगे तो कहीं ना कहीं वो पहले अपने 2,000 रुपये काट लेगा। तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा करेंट लायबिलिटी में? सबसे पहला आ गया क्रेडिटर, ओके, नंबर 2 आर बिल्स पेबल, नंबर 3 आर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एंड नंबर 4 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है ड्यू बट नॉट पेड, नॉट पेड, ड्यू, DUE, ठीक है, डी ये यू है,
ड्यू बट नॉट पेड। अब इसका मतलब क्या हो गया, ड्यू बट नॉट पेड। अभी मैंने एडवांस के बारे में बताया था ना कि जब हम किसी को एडवांस पे करते हैं तो वो हो जाता है प्रीपेड, प्रीपेड या एडवांस पेड कुछ भी बोलो, और प्रीपेड हो जाता है एसेट क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है। और जब हम पे ही ना कर पाए, जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आपने अभी तक जुलाई की पेमेंट नहीं की या आपने जून की पेमेंट अभी आपने नहीं की, ये बैलेंस अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो ये 2 महीने की रेंट जो है समझ लो कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट है क्योंकि अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। यही तो इसकी मीनिंग है, ड्यू बट नॉट पेड। तो आपने जून और जुलाई की पेमेंट नहीं की है, इसीलिए इसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बोलेंगे। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और पांचवा, अगर आप कोई भी एडवांस इनकम लेके बैठे हो, एडवांस इनकम यानी आपने पैसा तो ले लिया लेकिन अभी तक उसका काम नहीं किया है, वही वाली बात हो गई ना कि आपने पैसा ले लिया और आप अपने काम अभी तक आपने नहीं किया है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी, कि फटाफट उसका काम करिए 1 साल के अंदर अंदर जिसके लिए उसने आपको पैसे दिए हैं, और तब जाके वो कह सकते हैं आप उसे काम कंप्लीट। तो तब तक ये क्या हो जाएगा, एडवांस इनकम, यानी बिजनेस ने आप या कंपनी ने सामने वाले से एडवांस इनकम लिया है, तो इसीलिए एडवांस इनकम। यहाँ पे एडवांस में पे किया जाता है, मैं दोबारा से आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले लिखा हूँ एडवांस पेड है, ये यहाँ पे रिसीव है, मैं इनकम को एडवांस में लेके बैठा हूँ इसीलिए करंट लायबिलिटी है, और ये एसेट इसलिए है क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है। तो आई होप आपको ये करंट लायबिलिटीज़ के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो खैर नॉन करंट लायबिलिटीज़ के पॉइंट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वैसे मैं चाहूँ तो एक पॉइंट्स और लिख देता हूँ यहाँ पर, बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से टर्म के लिए, शॉर्ट, यानी ऐसा लोन जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी होती है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। तो अगर आपने कोई भी लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वो आपका करंट लायबिलिटी है, और वही आपने लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिया है यानी लंबे समय के लिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसकी पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करनी पड़ती है, आफ्टर 1 ईयर या 12 मंथ्स बोल लो, जो भी आपकी इच्छा। तो जिसकी पेमेंट हमें 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद करनी हो उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ये था लायबिलिटीज़, इसके इतने ज़्यादा नहीं है, बस जितने भी मैंने आपको बताए हैं आप इनको अच्छे से पढ़िए और 1-2 बार वीडियोस देखिए, और अच्छा इफेक्ट तब होगा जब आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और बार बार अगर आप 1 बार और वीडियोस अगर आपने 2 बार देख लिया तो आपको कह दो कि आपको कुछ चीज़ भूलेंगे नहीं और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताया है ना। नेक्स्ट आपका क्या रह जाता है, नेक्स्ट आपका रह जाता है जी कैपिटल, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपका जिक्र किया था कि जो भी पैसा आप बिज़नेस में लगाते हो जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्ट, जो भी पैसा आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो उसी को कैपिटल कहते हैं। मैंने अगर 5 लाख रुपए किसी बिज़नेस में लगाए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आ गया आपको कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाता, आप कौन, एज अ प्रोपराइटर। एक वर्ड और भी आपको मैं लिखवा देता हूँ, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन, जो इसने बिजनेस को ओपन किया उसको कहते हैं प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर वो इंसान जिसने कंपनी को ओपन किया है, उसने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारा क्या है, कैपिटल है। अच्छा, जो इन्वेस्ट करता है वो या तो कैश में पैसा लगाएगा या वो एसेट भी लगा सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ वो कैश ही में इन्वेस्ट करे, वो एसेट भी लगा सकता है। जैसे आप कहो कि आप, मैं समझिए ऐसे समझिए आप कि ये मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया, ये इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट आप समझ सकते हो मैक्स सर क्लासेस, ठीक है,
के नाम से मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। तो उसके लिए मैंने जो पैसे लगाए तो लगाए, साथ साथ मेरे पास चेयर पड़ी हुई थी तो मैंने चेयर भी लगाया, मैंने डिजिटल बोर्ड लगाया, ठीक है। उसके बाद एसी वगैरह लगाया, फ़ैन वगैरह लगाए। ये सारे क्या है, ये एसेट ही तो है, मैंने कैश के अलावा भी लगाया और तब जाके ये पूरा इंस्टीट्यूट एज अ कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ये जो जितनी भी चीज़ें लगाई है, या तो कैश के अलावा मैं अदर एसेट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे फ़ैन, एसी, बिल्डिंग खरीदते, मैं अगर चाहता तो बिल्डिंग खरीद लेता, क्या दिक्कत था, ठीक है ना। तो मैंने जो बिल्डिंग खरीदी है वो भी एज अ पार्ट ऑफ किस में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो सारा कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो सिर्फ कैश नहीं होता, इसके अलावा भी होता है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि जैसे जो भी मैं फिक्स एसेट लगा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है वो आपके एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्ट के अंदर आ जाता है, यानी कैपिटल के अंदर आ जाता है। अब देखिए इसमें भी, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट और 1 घंटा होने में, तो आपका जो कैपिटल है कब हम कहेंगे इसे ओपनिंग कैपिटल और कब हम कहेंगे इसे एडिशनल कैपिटल, और कब कहेंगे हम इसे एज अ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कब कहेंगे हम, तीनों सिचुएशन में बता देते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, यानी अगर मैंने आज कितनी है 3 अगस्त है, 3 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 अगस्त को मैंने एक बिज़नेस शुरू किया और उसमें जो भी पैसा लगाया उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि मैंने शुरुआत में पैसा लगाया है जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था। बाद में 1-2 महीने बाद मैंने कुछ पैसे और लगाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, यानी बाद में लगाना। और साल के एंड में जो कैपिटल बचा उसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी 31 मार्च को जो कैपिटल बचेगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। और जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखना ये होता है कि हमें पूरा चेक करना होता है कि 1 साल के अंदर अंदर हमने कैसे प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना होता है। तो ये पूरा बेसिक था जो कि मैंने आपको बताया है। स्टार्टिंग से लेके मैंने बहुत पेज, कम से कम 13, 11, 12 पेजेस हैं जो भी है, उसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने वीडियोस आपको एक अपलोड कर दी, एक बेसिक। बिना इसके आप कोई भी चैप्टर शुरू नहीं कर पाओगे जब तक आप इन सब को समझोगे नहीं, क्योंकि आपका चैप्टर 5 आ जाता है। चैप्टर 5 से ही आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो उसी की होगी, ठीक है, पहले ही मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर 6 में भी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो तब समझेंगे ना जब हमें बेसिक पता हो, तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया है। उसके बाद आप धीरे धीरे अगर आप समझोगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है। एंड थैंक यू, आपने जो है इतना वक्त दिया, आपने वीडियोस को देखा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपने कॉमर्स लिया है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। ऐसा ना लगे आपको कि यार कॉमर्स जो है मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है, तो नहीं करेगा अगर आप उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, आप अकाउंटेंसी को टाइम दीजिए, और आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स को भी टाइम दीजिए। बाकी थ्योरिकल सब्जेक्ट में आप 1 आवर भी देंगे तो बहुत है, ठीक है, डेली के तो बेस्ट है। क्योंकि मैंने भी क्लासेस जो प्रोवाइड कराता हूँ अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस, तो अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको तुगलकाबाद में आना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ ये क्लासेस होती है। तो आपको ये इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करवाता हूँ,
ताकि आप भी इसे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। मे बी अकाउंटिंग क्वेश्चन ही होगा वो 101%, तो उसी में हम चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।